तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। अब क्योंकि दिसंबर में ही एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार तुम सभी को एवेंजर्स डूम्सडे देखने से पहले मार्वल की सारी मूवीज को एक बार रिकैप करवा दिया जाए। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं मार्वल मूवीज रिकैप फॉर डूम्सडे, जिसमें सबसे पहली मूवी होने वाली है हमारी दी आयरन मैन फर्स्ट। आयरन मैन फर्स्ट ये वो मूवी है जहां से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई। तो चलो फिर इस मूवी को बांटते हैं चैप्टर्स और यूनिट्स में, और फिर एक एक करके पूरी मूवी को कवर करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट में अफगानिस्तान एंड द केव इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। मूवी की शुरुआत आगे पीछे टाइमलाइन कट्स के साथ होती है। लास वेगस के कैसीनो में टोनी स्टार्क को एपेक्स का अवार्ड मिलने वाला था, पर हमारे टोनी भैया वो अवार्ड लेने ही नहीं आते। टोनी की जगह पे उसका पार्टनर ओबेडाय स्टेन उस ट्रॉफी को एक्सेप्ट करता है। मीनवाइल टोनी कैसीनो के क्रैप्स टेबल पर गैम्बलिंग कर रहा होता है, और फिर इसके बाद जर्नलिस्ट क्रिस्टीन एवरहर्ट के साथ एक नाइट भी स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस्टीन को पेपर पॉट्स यानी कि टोनी की असिस्टेंट उसे घर से बाहर भेजती है। पेपर पॉट्स टोनी की वो असिस्टेंट है जो टोनी के पूरे केओटिक लाइफ को बैलेंस करती है। यूनिट 2 द कन्वॉय एम्बुश एंड द आयरनी। टोनी अफगानिस्तान पहुंचता है यूएस मिलिट्री के सामने अपनी फ्लैगशिप वेपन जेरिको मिसाइल को डेमोन्स्ट्रेट करने। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वो एक मिलिट्री कन्वॉय के गाड़ी में ड्रिंक्स शेयर कर रहा होता है और यंग सोल्जर्स के साथ सेल्फीज भी खिंचवाता है। सडनली कन्वॉय पर मोर्टर और गनफायर अटैक होते हैं। सोल्जर्स एक एक करके टोनी को प्रोटेक्ट करते हुए मारे जाते हैं। टोनी गाड़ी से निकलकर एक रॉक के पीछे छिपने की कोशिश करता है, पर उसके पास ही एक बॉम्ब गिरता है और उस बॉम्ब पर बड़ा बड़ा लिखा होता है टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज, मतलब स्टार्क इंडस्ट्रीज। बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसके छोटे छोटे मेटल शार्पनर्स टोनी के चेस्ट के अंदर चले जाते हैं। फिर यूनिट 3 केव कैप्टिविटी एंड डॉक्टर यिनसेन। टोनी जब होश में आता है तब वो एक अंधेरे गुफा में होता है और उसके नाकों में ट्यूब्स लगी होती हैं। उसका चेस्ट एक कार बैटरी से कनेक्टेड होता है। वहाँ डॉक्टर यिनसेन जो कि एक ब्रिलियंट सर्जन था, वो उसे बताता है कि उसने टोनी के चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट किया है। यिनसेन बताता है कि ब्लास्ट के माइन्यूट शार्पनर्स टोनी के ब्लड स्ट्रीम में घुस चुके हैं और वो हर वक्त उसके दिल के करीब बढ़ रहे थे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर खत्म हुई तो शार्पनर्स टोनी के दिल को पियर्स कर देंगे और टोनी वहीं मर जाएगा। यूनिट 4 10 रिंग्स डिमांड एंड द सीक्रेट प्लान। टेररिस्ट ग्रुप का क्रूएल लीडर रजा केव के अंदर आता है और टोनी को टॉर्चर्ड कंडीशन दिखाकर फोर्स करता है कि वो उसके लिए जेरिको मिसाइल बनाए। टोनी पहले मना करता है, पर उसे हॉट वाटर टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद वो और यिनसेन एक फेक डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे द मिनी आर्क रिएक्टर। मिसाइल बनाने के नाम पर टोनी और यिनसेन स्क्रैप वेपन्स से पैलेडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। टोनी केव के बेसिक टूल्स से ही एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर क्रिएट करता है जो 3 गीगा जूल्स पर सेकंड की एनर्जी जनरेट करता है। ये आर्क रिएक्टर टोनी के चेस्ट में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देता है और उसे कार की बैटरी से आजाद करता है। फिर देखेंगे यूनिट 5 यिनसेन अल्टीमेट सैक्रिफाइस एंड द केव एस्केप। सूट की बूटअप सीक्वेंस के 100% होने में बहुत टाइम लग रहा था। उन टेररिस्ट्स को शक होने लगता है और वो डोर पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। टाइम कम होता देख डॉक्टर यिनसेन खुद एक गन उठाता है और चिल्लाते हुए टेररिस्ट के पीछे भागने लगता है, जिससे टोनी को कुछ समय मिल सके और उसे बूटअप करने का मौका मिले। फिर हम देखेंगे यिनसेन्स लास्ट वर्ड। टोनी जब सूट में लॉकअप होकर गुफे से बाहर निकलने को होता है तो यिनसेन को एक फैटल वुंड के साथ गिरा हुआ देखता है। टोनी यिनसेन से कहता है कम ऑन वी गॉट अ गो, पर यिनसेन कहता है कि उसकी फैमिली पहले ही मर चुकी है। अब यहाँ से जाने के बाद वो उनसे फाइनली मिल पाएगा। यिनसेन टोनी के चेहरे को देखते हुए कहता है डोंट वेस्ट योर लाइफ स्टार्क। अब फिर इसके बाद हम देखेंगे मार्क 1 डिस्ट्रक्शन। डीप रेज में आके टोनी मार्क 1 के हैवी आर्मर और रिस्ट फ्लेम थ्रोअर से सारे टेररिस्ट को मार देता है। वो 10 रिंग्स के पूरे वेपन स्टॉक पाइल्स को आग लगा देता है और सूट के प्रिमिटिव रॉकेट थ्रस्टर्स को फायर करके स्काई में उड़ जाता है और उसका सूट डेजर्ट्स के सैंड ड्यून्स पर क्रैश लैंड होकर पूरा बिखर जाता है। टोनी अपने हैवी आयरन चेस्ट पीस और आर्क रिएक्टर के साथ डेजर्ट में पैदल चलने लगता है, जहां थोड़ी देर बाद उसे यूएस के सर्च हेलीकॉप्टर्स और उसका फ्रेंड जेम्स रोड्स यानी कि रोडी दिखता है। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 2 की तरफ।
द ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्क 2, जिसमें सबसे पहले यूनिट है द प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉकवेव। डेजर्ट से रेस्क्यू होने के बाद टोनी हॉस्पिटल जाने के लिए साफ मना कर देता है कि भैया हम हॉस्पिटल ना जाएंगे। वो एक चीज बर्गर खाता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को कहता है। टोनी पूरी दुनिया के सामने कहता है कि उसके बनाए गए हथियार उन्हीं लोगों पे यूज हो रहे हैं जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन हथियारों को टोनी ने बनाया था। टोनी अनाउंस करता है कि आई एम क्लोजिंग द वेपन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ द स्टार्क इंडस्ट्रीज। टोनी की इस अनाउंसमेंट से स्टॉक मार्केट में कंपनी के सारे शेयर्स क्रैश हो जाते हैं, जिससे टोनी का बिजनेस पार्टनर ओबेडाय स्टेन एकदम बौखला जाता है। स्टेन भैया टोनी को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन टोनी का माइंडसेट तो पहले से बदल गया था। यूनिट 2, द गराज एंड द इमोशनल एंकर। टोनी को अपने मिनी आर्क रिएक्टर के पैलेडियम कोर को रिप्लेस करना पड़ता है। वो पेपर पॉट्स को अपने चेस्ट के सॉकेट में हाथ डालकर पुराने आर्क रिएक्टर को निकालने को बोलता है। ये प्रोसेस काफी पेनफुल और ग्रॉस होती है। टोनी पेपर से कहता है वो इस आर्क रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दे, पर पेपर इसे फेंकने के बजाय एक एक्लेरी ग्लास केस में फ्रेम करवा लेती है, जिस पर इनग्रेव्ड होता है प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट। यूनिट 3, एवोल्यूशन, मार्क 2 टू मार्क 3। टोनी एक स्लीक और ऑल सिल्वर प्रोटोटाइप बनाता है। मार्क 2 वो अपने एआई असिस्टेंट जार्विस के साथ फ्लाइट कंट्रोल, बूट थ्रस्टर्स और रिपल्सर बीम स्टेबलाइजेशन टेस्ट करता है। मार्क 2 की पहली टेस्ट फ्लाइट के वक्त टोनी हाई एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड पर जाता है। प्योर सिल्वर सूट पर आइसिंग जमना शुरू हो जाती है और टोनी फ्री फॉल में नीचे गिरता है। वो लास्ट सेकंड पर मैनुअल पैराशूट डिप्लॉय करके और थ्रस्टर्स रिकवर करके बच जाता है। मार्क 3 अपग्रेड, हाई एल्टीट्यूड आइसिंग इश्यू को सॉल्व करने के लिए टोनी सूट के आर्मर मटेरियल को चेंज करके गोल्ड टाइटेनियम एलॉय सिलेक्ट करता है, जो सैटेलाइट इंडस्ट्रीज में यूज होता है ताकि आइसिंग ना हो। द कलर चॉइस, प्योर गोल्ड सूट थोड़ा फ्लैशी लगता है, तो टोनी अपनी क्लासिक कस्टम हॉट रेड कन्वर्टेबल कार को देखकर जार्विस को इंस्ट्रक्शन देता है, थ्रो अ लिटिल हॉट रेड इन देयर, और इस तरह बर्थ होता है इस आइकॉनिक रेड एंड गोल्ड मार्क 3 सूट का। चैप्टर 3, द कन्फ्लिक्ट एंड बिट्रेयल। इसमें सबसे पहले यूनिट डिस्कवरी ऑफ डबल गेम एट डिज्नी हॉल गाला। टोनी एक चैरिटी इवेंट वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल गाला में अनएक्सपेक्टेड एंट्री मारता है। वहाँ रिपोर्टर क्रिस्टीन एवरहर्ट्स टोनी को न्यूज फोटोज दिखाती हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के नए जेरिको मिसाइल्स अभी भी टेररिस्ट को डिलीवर हो रहे हैं। 10 रिंग्स ने यिनसेन के होम विलेज गुलमीरा पर अटैक करके सिविलियंस को हॉस्टेज बना लिया है। व्हेन टोनी कन्फ्रंट्स ओबेडाय स्टेन अबाउट दिस, स्टेन एविल स्माइल के साथ रिवील करता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर टोनी के खिलाफ इंजेक्शन फाइल कर रहा है ताकि अपने टोनी भैया को कंपनी से किक आउट किया जा सके। टोनी को रियलाइजेशन होती है कि कंपनी का रियल करप्शन स्टेन ही है। यूनिट 2, द हीरोइक मिशन टू गुलमीरा। टोनी अपने लैब में वापस आता है और पहली बार फुली फंक्शनल मार्क 3 सूट को पहनकर मैक्स स्पीड पर अफगानिस्तान के गुलमीरा रीजन की तरफ फ्लाई करता है। टेररिस्ट एक इनोसेंट फादर को उसके किड के सामने शूट करने वाले होते हैं, तभी आयरन मैन लैंडिंग मारता है। वो शोल्डर माउंटेड माइक्रो गन से मल्टीपल टेररिस्ट को एक साथ लॉक ऑन करके खत्म कर देता है। फिर उसके बाद एक टेररिस्ट टैंक टोनी पर शेल फायर करता है। टोनी शेल डॉस करता है और अपनी रिस्ट से एक छोटी स्मार्ट मिसाइल उस टैंक पर दाग कर बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है और यहीं से आइकॉनिक वॉक अवे एक्सप्लोजन होता है। वो टेररिस्ट के लीडर को पकड़कर लोकल विलेजर्स के हवाले कर देता है और उनके सारे जेरिको मिसाइल स्टॉक पाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूनिट 3, डॉग फाइट विद यूएस एयरफोर्स F-22 रैप्टर्स। गुलमीरा से लौटते वक्त यूएस मिलिट्री के रडार पर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है। मिलिट्री 2 F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजती हैं। टोनी जेट्स के साथ हाई स्पीड डॉग फाइट में एंटर करता है। वो उनके मिसाइल्स को डॉज करता है। एक्सीडेंटल कोलाइजन की वजह से एक F-22 जेट का विंग डैमेज हो जाता है और उसका पायलट का पैराशूट जाम हो जाता है। टोनी मिड एयर में डाइव करके पायलट के पैराशूट को मैनुअली डिप्लॉय करता है और उसकी जान बचा लेता है। सिचुएशन खराब होते देख टोनी रोडी को फोन मिलाता है और बताता है कि वो मेटल ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कोई वेपन नहीं है बल्कि वो खुद है। रोडी शॉक हो जाता है पर वो इस इंसिडेंट को ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहकर कवर कर लेता है। यूनिट 4,
ओबरडायस बिट्रेयल एंड द थेफ्ट ऑफ द रिएक्टर। ओबरडाय स्टेन अफगानिस्तान के डेजर्ट में 10 रिंग्स के बेस जाता है। रजा उसे मार्क 1 के ब्रोकन रिमेन्स और ब्लूप्रिंट से दिखाता है और स्टेन से आयरन मैन सूट्स की आर्मी बनाने का प्रॉमिस करता है। स्टेन अपने पॉकेट से एक हाईटेक सोनिक पैरालाइजिंग डिवाइस निकालता है, रजा के कान के पास चलाता है, जिससे रजा टेम्पोरली पैरालाइज हो जाता है। स्टेन के मर्सनरीज 10 रिंग्स के सारे टेररिस्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं और मार्क 1 के पार्ट्स को रिकवर कर लेते हैं। स्टेन स्टार्क इंडस्ट्रीज के इंजीनियर्स से मार्क 1 को रिवर्स इंजीनियर करवाकर एक जाइंट सूट बनवाता है, जिसका नाम होता है आयरन मॉन्गर। पर उनके टॉप इंजीनियर्स मिनी आर्क रिएक्टर बनाने में फेल हो जाते हैं। चीफ इंजीनियर बोलता भी है, बट सर आई एम नॉट टोनी स्टार्क। स्टेन को पता चलता है कि पावर सोर्स सिर्फ टोनी के पास है। वो टोनी के मेलबू होम में घुसकर पीछे से वही सोनिक डिवाइस चला देता है। टोनी पैरालाइज होकर कोच पर गिर जाता है। स्टेन कोल्ड ब्लडेड टोन में टोनी से उसका न्यू मिनी आर्क रिएक्टर चेस्ट सॉकेट से निकाल लेता है और टोनी को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। फिर आता है चैप्टर 4, द फाइनल बैटल एंड द रिवील। सबसे पहली यूनिट, द सर्वाइवल एंड द ग्लास केस। स्टेन के जाने के बाद टोनी की बॉडी कोल्ड होने लगती है और चेस्ट के शार्पनेस हर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। पैरालाइज स्टेट में टोनी किसी तरीके से बेसमेंट लैब की तरफ करके जाता है। वो ग्लास टेबल से ओल्ड आर्क रिएक्टर को उठाने की कोशिश करता है, पर वो दूर होती है। उसका मैकेनिकल रोबोटिक आर्म डमी उसकी मदद करता है और ग्लास केस के फ्रेम को उठाकर टोनी के हाथ में देता है। टोनी ग्लास तोड़ता है और पुराना लो पावर्ड आर्क रिएक्टर अपने चेस्ट में प्लग इन कर लेता है। तभी रोडी वहां पहुंचता है और टोनी को रिवाइव होता देखता है। सेकेंड यूनिट, इन्फिल्ट्रेशन एंड द टाइटन अवेकन्स। पेपर पॉट्स शील्ड एजेंट फिल कोल्सन और उसके एजेंट्स के साथ ओबरडाय स्टेन के प्राइवेट सेक्टर 16 लैब में एंटर करती है, उसे अरेस्ट करने और फाइल्स डाउनलोड करने। वहां वो मार्क 1 की प्लॉटिंग देखती है, बट सडनली स्टेन अपने न्यूली आर्क रिएक्टर से आयरन मॉन्गर सूट को पावर अप कर लेता है और डार्क शैडो से निकलकर शील्ड के सारे एजेंट्स पर अटैक कर देता है। यूनिट 3, आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर। टोनी मार्क 3 सूट में वहां पहुंचता है, पर एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। टोनी का पुराना आर्क रिएक्टर सिर्फ 48% पर ही चल रहा होता है, जो एक्चुअली में कंटिन्यूअसली ड्रॉप भी हो रहा था। आयरन मॉन्गर साइज में आयरन मैन से डबल होता है। उसके पास हैवी मिनी गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। स्टेन टोनी को जमीन पर ब्रूटली तरीके से बीट करता है। फ्रीवे पर एक कार जिसमें फैमिली होती है उठाकर टोनी के ऊपर फेंक देता है। टोनी समझ जाता है कि वो डायरेक्ट पावर फाइट में इस बंदे से नहीं जीत सकता। टोनी स्टेन को पकड़कर ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ लेके जाता है। स्टेन लाफ करता है, पर हाई एल्टीट्यूड पर जाते ही आयरन मॉन्गर सूट पर आइसिंग जमने लगती है, क्योंकि स्टेन ने गोल्ड टाइटेनियम एलॉय यूज नहीं किया था। स्टेन के सूट के सिस्टम्स फेल होने लगते हैं और वो फ्री फॉल में नीचे गिरने लगता है। यूनिट 4, द रूफ एक्सप्लोजन। टोनी का सूट एनर्जी लेवल 2% तक गिर जाता है। वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के मेन बिल्डिंग के ग्लास रूफ पर लैंड होता है। स्टेन रिकवर करके नीचे से फिर से अटैक करता है, टोनी के हेलमेट को क्रश कर देता है। टोनी पेपर को कॉल करता है, जो नीचे कंट्रोल रूम में होती है, और बोलता है कि वो बिल्डिंग के जाइंट आर्क रिएक्टर ग्रिड के मास्टर बाईपास बटन प्रेस कर दे ताकि पूरा रूफ एनर्जी से ब्लास्ट हो जाए। पेपर पहले डरती है कि टोनी स्टार्क भी तो मर जाएगा, पर टोनी इंसिस्ट करता है डू इट। पेपर बटन प्रेस करती है। मेन आर्क रिएक्टर से एक ब्लू एनर्जी पिलर आसमान की तरफ फटता है। मैसिव इलेक्ट्रिक शॉक वेव से स्टेन अब मर चुका था। टोनी शॉक वेव से शॉक होकर रूफ पर अनकॉन्शियस गिर जाता है, लेकिन उसका चेस्ट रिएक्टर सेफ रहता है। यूनिट 5, द हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट मॉर्निंग मीडिया में न्यूज फैल जाती है कि एक आर्मर क्लैड सुपर हीरो ने जायंट रोबोट्स को हराया। शील्ड एजेंट फिल कोल्सन टोनी को एक एलिबी यानी कि फेक आइडेंटिटी स्टोरी और इंडेक्स कार्ड देते हैं। स्टोरी के हिसाब से आयरन मैन टोनी का बॉडीगार्ड है और टोनी पूरे टाइम याच पर प्राइवेट पार्टी में मस्ती कर रहा होता है। टोनी स्टेज पर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करता है। वो पहले कार्ड पढ़कर झूठ बोलने की कोशिश करता है, पर रिपोर्टर क्रिस्टीन बोलती है कि आपका बॉडीगार्ड होने का क्लेम बिलीवेबल नहीं लगता। टोनी थोड़ा रुकता है, पेपर और रोडी को देखता है, कार्ड को साइड में रख देता है और माइक पर लुक देकर बोलता है,
यूनिट 4 द पोस्ट क्रेडिट सीन्स एंड द एवेंजर इनिशिएटिव। टोनी अपने मेल्बू मेंशन के डार्क लिविंग रूम में वापस आता है। रूम में आगे ग्लास विंडो के सामने एक टॉल लीदर ट्रेंच कोट वाला मिस्टीरियस बंदा खड़ा होता है। क्या समझते हो तुम इस दुनिया में इकलौते सुपर हीरो हो? मिस्टर स्टार्क, तुम इस विश्व ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन चुके हो जिसका तुम्हें अब तक अंदाजा नहीं। टोनी कॉन्फिडेंट टोन में पूछता है हु आर यू? शैडो से निकलकर आई पैच वाला बंदा बोलता है निक फ्यूरी, शील्ड का डायरेक्टर। मैं यहाँ आया हूँ एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बात करने। और फिर भैया इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब अगले पार्ट में हम कवर करेंगे द इनक्रेडिबल हल्क जो कि 2008 में आई थी। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जितने भी मूवीज और सीरीज को मैं कवर करने वाला हूँ डूम्सडे से पहले, उन सबको, ताकि जब तुम्हारा मन करे तब देख लो। अब मेरे को ये बनाते हुए ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग को सब्जेक्ट्स के, मतलब जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट बना देते हैं, वैसे मुझे लग रहा है ये प्लेलिस्ट बनाते वक्त कि मैं भी एक टीचिंग का काम कर रहा हूँ तुम सभी को बता के कि मूवी में होने क्या वाला है। मतलब एवेंजर्स डूम्सडे एक एग्जाम है और उसकी तैयारी में तुम ये सारे मूवीज देख के जाओगे तो पढ़ के जाओगे। बाकी मेरी बकवास तो चलती ही रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई है रिकॉर्डिंग करते करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है वैसे भी इसमें व्यूज जाने वाले नहीं हैं, बट फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।